हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे, तो आज हम 12 फिजिक्स का जो चैप्टर हमारा 8 है, ठीक है, 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे वाला चैप्टर है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी यार महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज ये वन शॉट होने वाला है। ठीक है, आज ये 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 8 है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन शॉट वीडियो है। और एक चीज जान लो, ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे परिभाषाएं पूछी जाती है, विशेषताएं पूछी जाती हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो एकदम मस्त तरीके से यार आपको इन सभी जितने टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, उन सभी टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हो तो इस चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर से आपका इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं यार आपको जितने टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से एक एक टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से एक एक टॉपिक को समझना है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि जो लोग चैनल पे हैं उनको बता दें कि अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा तक सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। सभी के न्यूमेरिकल्स को और सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने वन शॉट पे क्लियर किया है। ठीक है, अगर आप वो वाले वीडियो देखना चाहो तो इसी वीडियो की, जिस वीडियो को देख रहे हो, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स वन शॉट की, वहां से जाके आप इसके पहले के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक के देख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो, इसमें हम क्या देखने वाले, चैप्टर नंबर 8 हमारा कौन सा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 8वां चैप्टर, फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसे आपको देखना है। जितने टॉपिक यार बताएंगे, कह रहे हैं आपसे किसी भी टॉपिक को हल्के में लेना, अच्छे से अगर आप तैयार करना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखना और एक एक क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो भैया मस्त तरीके से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और आप एक चीज जान लो, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस पेपर में आने की चांसेस भी पूरी है। तो किसी भी प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना इस चैप्टर का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये जो आपको यहाँ पे बताने वाले। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं और इनकी विशेषताओं को क्या कीजिए, आप लिखिए। ठीक है, तो मस्त तरीके से हमें समझना है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से देखना। तो देखो हेडिंग हमने यहां से लगाई, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। सबसे पहले बात करें मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत होता क्या है। तो देखो मैक्सवेल जो है एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए एक सिद्धांत जो उन्होंने बताया, उसे ही मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हेडिंग लगी है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। क्या होता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, पढ़ो। कहा गया मैक्सवेल के अनुसार, जो मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट है उनके अनुसार, जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति, ठीक है ध्यान समझना, मैक्सवेल के अनुसार जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में, मान लो कोई वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ में जो वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हमारी, वो बहुत ही उच्च आवृत्ति से बदलती है, बहुत ही उच्च आवृत्ति, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से वो क्या होती है, बदलती है। तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा गया, कहा यह गया कि मैक्सवेल के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से क्या होती है, बदलती है, तो उस परिपथ से ऊर्जा जो होती है तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है। और ये जो ऊर्जा प्रसारित होती है, किस रूप में प्रसारित होती है, तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। और इन तरंगों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा भी यही से आप दे सकते हो। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा देनी हो तो जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भी यही से, कुछ अलग नहीं है, ये मैक्सवेल ने ही परिभाषा समझ लो दिया है। ठीक है,
तो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार या मैक्सवेल के अनुसार जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है, कहा गया जब वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, मतलब जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बहुत उच्च आवृत्ति से क्या होती बदलती है, तो क्या होता है, तो यहां पर से तो उस परिपथ से जो ऊर्जा होती है तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है, और इन वेव्स को, इन तरंगों को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझना, इसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब इसमें कैसी तरंगे, विद्युत तरंगे भी और चुंबकीय तरंगे भी, नाम से समझो ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत तरंगे भी है, चुंबकीय तरंगे भी है। तो यहाँ पे कहा गया कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अभी इसको समझाएंगे भी, पहले पढ़ लो। कहा गया इन तरंगों में जो वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र जो B होता है, ये आपस में पहले तो परस्पर लंबवत होते हैं, मतलब E और B आपस में भी लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये बात कही गई है मैक्सवेल के अनुसार। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कहा गया कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र जो B होता है, ये सबसे पहले परस्पर लंबवत होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको तरंग के संचरण की दिशा को समझाते हैं, तरंग कैसे संचरित होती है, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, हमें किसको संचरित कराना है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को। तो सिंपल हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये 3 डायमेंशन में आपका दिखाते हैं इसको। तो देखो यहां से मान लो, इधर हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, इधर साइड हम मान लेते हैं वाई अक्ष अपना, ठीक है, इधर वाई अक्ष है, और इधर साइड हम मान लेते हैं जेड अक्ष। ठीक है, अब इतना तो आपको पता होगा, अगर मैथ वाले हो तो सबको पता है, बायो वाले भी जान लो। एक चीज जानना है, यहाँ पे एक्स अक्ष वाई अक्ष के परस्पर लंबवत होता है, वाई अक्ष जेड अक्ष के परस्पर लंबवत होता है, और जेड अक्ष एक्स अक्ष के परस्पर लंबवत होता है। इतना समझना, ठीक है, मतलब सभी अक्ष एक दूसरे के यहाँ पे लंबवत होते हैं। जो तीनों तल होते हैं एक्स वाई जेड, उसमें सभी तल एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पे होते हैं। अब कहा गया कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मान लो, अगर इस वाले तल को हम मान ले वैद्युत क्षेत्र E, इसे हम वैद्युत क्षेत्र E मान ले, मान लो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E क्या दर्शा दे, इसे वैद्युत क्षेत्र E के रूप में दर्शा दे। ठीक है, और इस वाले तल को मान लो हम चुंबकीय क्षेत्र B के रूप में दर्शा दे, चुंबकीय क्षेत्र B के रूप में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B के रूप में। ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिखेगा, वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B आपस में क्या है, लंबवत है। यहाँ पे कोण जो होगा 90 डिग्री का बनेगा, सभी तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और यहाँ पे कहा भी गया कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत होंगे, तो इसलिए हमने वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B को क्या किया, परस्पर लंबवत किया। अब हमें इनके तरंगों के संचरण की दिशा समझनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे इस साइड में एक्स अक्ष पे हम क्या दिखाते हैं, संचरण की दिशा की तरंगे कैसे संचरित होती है। ठीक है, संचरण की दिशा। ठीक है, इधर हम आपको क्या दिखाते हैं, संचरण की दिशा। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, कौन सी तरंगे भैया, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसमें विद्युत तरंगे भी होंगी और चुंबकीय तरंगे भी होंगी। तो इस टाइप से मान लो यहाँ पे कहीं से आपका तरंगे निकलती, यहां से मान लेते तरंगे आपकी निकलती इस टाइप से। तो ये देख सकते हो अभी कौन सी तरंग है, अभी मान लो जा रही है वैद्युत तरंग। ठीक है, इस टाइप से ये वैद्युत तरंग आपकी इस टाइप से मान लो संचरित होती। ठीक है, ये आपकी कौन सी तरंग है, विद्युत तरंग। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो चुंबकीय तरंग भी जाएगी और परस्पर लंबवत जाएगी। तो मान लेते हैं वो चुंबकीय तरंग जो है इस टाइप से आपकी जाती है। ठीक है, इस टाइप से आपकी क्या जाती है, चुंबकीय तरंग जाती है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा। ठीक है, इस टाइप से विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती है। इसके बाद कहा गया, पहले तो कहा गया था विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B, विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत, और ये क्या होती है, तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। ये तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। यहाँ पे देखो ये हमारी विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र था, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग, ये विद्युत तरंग है E, इसे दर्शा दो विद्युत तरंग, क्योंकि ऐसे आके ऐसे आई है, तो ये विद्युत तरंग है यहाँ से यहाँ तक, ये विद्युत तरंग है हमारी। इसके बाद ये यहाँ से हमारी, ये आपकी इस टाइप से, ये कौन सी तरंग आई है, ये चुंबकीय तरंग आई है B। ठीक है, ये कौन सी तरंग आई है, चुंबकीय तरंग आई है B। ठीक है, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, E का मतलब विद्युत क्षेत्र। अब कहा गया है ये तरंगों के संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है, मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है तरंगों के संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। अगर इन्हें दर्शाया जाए तो इस टाइप से आप दर्शा सकते हो, जैसे विद्युत क्षेत्र वाली जो तरंगे होंगी इस टाइप से संचित होंगी, एक दूसरे के लंबवत ही होंगी। ठीक है, इस टाइप से मान लो इन्हें दर्शा सकते हो,
ठीक है। विद्युत वाली को मान लो इस टाइप से दर्शा दो, ठीक है, इस टाइप से। चुंबकी वालों को मान लो हम ब्लू से दर्शा दे इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती है, ठीक है, इस टाइप से। इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। तो देख सकते हो इस टाइप से आप विद्युत चुंबकीय तरंगों को दर्शा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वैद्युत क्षेत्र ई था, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सिंपल आपका ये वैद्युत तरंग गई थी इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। जहाँ पे ई लिखा है ये क्या है, वैद्युत तरंग को दर्शा रहा है। जहाँ पे बी लिखा है ये क्या दर्शा रहा है, ये चुंबकीय तरंग को दर्शा रहा है, ठीक है। अब कहा गया ये एक दूसरे के लंबवत होती, तो देख सकते हो इस टाइप से एक दूसरे के, ये वैद्युत तरंगे हैं जो रेड से दर्शाया हमने, ब्लू से जो दर्शाया ये क्या है, हमारी चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र, सबसे पहली बात हुई कि वैद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत होते हैं, और तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये तरंग की संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। इस टाइप से आप लोग इसके संचरण का समझ सकते हो, कैसे तरंगे संचरित होते हैं, इस टाइप से आगे बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का यही मतलब है कि इसमें वैद्युत तरंग भी होगी और चुंबकीय तरंग भी होगी, ठीक है। तो समझ में आया, ये चीज सिंपल सी परिभाषा थी कि मैक्सवेल के अनुसार जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में संचरित होती है, और इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और कहा गया इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र भी परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आप बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, या गुण कह सकते हो या विशेषताएं बोलो, एक ही बात है, ठीक है। गुण कहो, लक्षण कहो या विशेषताएं कहो, सेम बात। तो अब हम यहां से लिखते हैं आपकी विशेषताएं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। यहां से लिखते हैं विशेषताएं। तो आप बात करते हैं भैया सिंपल तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं या विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो समझना, यहाँ पर सबने लिखी है विशेषताएं की, क्या होती विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, तो पढ़ो। कहा गया पहली विशेषता है हमारी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ध्यान से समझना, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती उनका वेग प्रकाश के वेग या प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल हमने बताई थी, प्रकाश की चाल क्या होती है, सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है या उनकी जो चाल होती है वो प्रकाश के वेग या प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। ये इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये कही गई कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है त्वरित आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है, त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। तीसरी विशेषता यह है कि इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव पे आपसे पूछ लिया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकृति की होती है, तो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ठीक है। चौथी विशेषता यह है कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, ये निर्वात में भी मतलब ये क्या होती है, संचरित होने लगती है। तो इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है, ठीक है। फिर कहा गया इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता, इन तरंगों में कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुणों का प्रदर्शन करती है। ये तरंगे जो होती है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुणों का प्रदर्शन करती है, ठीक है। तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कहा गया था विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, सी के बराबर। तो यही से आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, कौन सा, सी बराबर जो हमने आपको फॉर्मूला निकलाया था 1/√μ0ε0, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला आया था ये भी याद रखना, ठीक है। C बराबर 1/√μ0ε0, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे। और एक संबंध और तैयार कर लेना, C बराबर, ठीक है। C बराबर होगा आपका विद्युत क्षेत्र E बटा चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है। C बराबर E/B के भी होगा, ठीक है। अगर प्रकाश की चाल निकालनी पड़ जाती है हमें न्यूमेरिकल में, तो C बराबर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं E/B, जहां E विद्युत क्षेत्र, B चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इससे दो फॉर्मूले याद रखना, C बराबर 1/√μ0ε0, दूसरा C बराबर E/B, ठीक है।
तो इस टाइप से आप समझ सकते हो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है। इससे फॉर्मूले केवल 2 बनते हैं, ये तो आपका प्रकाश की चाल के क्योंकि बराबर होता है, ठीक है। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल या वेग होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है, तो यहीं से फॉर्मूला C बराबर 1/tan/μ0 बना और C बराबर E/v भी बना, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को भी यहाँ से तैयार कर लेना। तो ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये आपसे पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है तो परिभाषा यही से लिख देना जब कभी किसी वैद्युत पेपर में वैद्युत धारा, ठीक है, इस टाइप से परिभाषा लिख देना, विशेषता ये रही, ठीक है। अच्छे से आप लोग समझ सकते हो क्या होता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो आशा करते हैं यार सबको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। तो आप जल्दी से आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक। तो भैया अब बात करते हैं मस्त तरीके से हम लोग, अगला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। समझना कौन सा टॉपिक है हमारा, टॉपिक है कह रहा है विस्थापन धारा क्या होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अच्छे समझना। विस्थापन धारा क्या होती है इसका सूत्र लिखिए और एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम का भी सूत्र लिखिए, ठीक है। जैसे एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा था वैसे ही मैक्सवेल ने अपना नियम जोड़ के एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम भी बनाया है, तो उसको भी पूछा जाता है पेपर में, तो मस्त तरीके से आपको वो भी समझना है। सबसे पहले बात करेंगे आपका जो विस्थापन धारा है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, फिर मैक्सवेल एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, ठीक है, मस्त तरीके से। तो चलो समझते हैं। सिंपल, सबसे पहले बात करें विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो हेडिंग लगी विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होती है हमारी विस्थापन धारा, पढ़ना। कहा गया किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया, किसी परिपथ में समय के साथ, मान लो कोई परिपथ है जिसमें समय के साथ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहा गया। परिवर्ती का ये मतलब है परिवर्तित होने वाला, मतलब बदलने वाला। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का मतलब है जो विद्युत क्षेत्र बदलता रहे, परिवर्तित होता रहे, ठीक है। तो कहा गया किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। मान लो कोई परिपथ है उसमें विद्युत क्षेत्र जो है परिवर्ती है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो भी करंट वहां पे उपस्थित होगी उस करंट को नाम देंगे कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। और इसे हम लोग ID से प्रदर्शित करते हैं, I और यहाँ पे नीचे D है, ठीक है। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं और इससे हम लोग विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी परिपथ में आपका परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत धारा विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाती है और इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र भी लिखना है, तो ID बराबर सूत्र याद रखना, ID बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। ये सूत्र होता है विस्थापन धारा का, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। ID यहाँ पे क्या है, ID को विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट को तो सब लोग जानते होंगे क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। डी फाई ई क्या है यहाँ पे, डी फाई है आपका फाई ई, फाई ई क्या होता है यहाँ पे, फाई ई को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। फाई ई लगा तो विद्युत फ्लक्स, फाई बी लगा होता है तो चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो फाई ई हमारा विद्युत फ्लक्स है, dt इसको समय के साथ परिवर्तन दिखा रहा है, तो डी फाई अपॉन dt का मतलब विद्युत फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। अब आपको यहाँ से फाई ई का एक सूत्र भी पता होगा, फाई ई बराबर होता है E इंटू ए, ठीक है। फाई ई बराबर E इंटू ए होता है, जहां E विद्युत क्षेत्र, ए क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से आप विस्थापन धारा का एक सूत्र ये भी लिख सकते हो, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे E इंटू ए होता है, ए को पहले ले ले और डी फाई ई की जगह हम DE लिख दे और अपॉन में DT कर दें, तो कोई क्या दिक्कत है, देख लो सूत्र वही तो सिंपल बना है। देखो क्या कहा गया था, फाई ई बराबर E इंटू ए होता है, तो डी फाई बराबर DE इंटू ए हो गया, तो यहाँ से DE ये आया, ए बाहर आ गया, तो ID बराबर एप्सिलॉन नॉट ए DE अपॉन DT, जहाँ ई क्या दिखा रहा है, मतलब DE क्या दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि कहा गया था परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, इसलिए यहाँ से ID का एक सूत्र बना, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट ए DE अपॉन में DT, ठीक है। और एक ये था ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन DT, ठीक है। तो और धारा का मात्रक तो सबको पता ही है एम्पियर होता है, तो वैसे इसका भी एक एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है विस्थापन धारा की परिभाषा कि किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं और इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। और सूत्र है ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt और दूसरा सूत्र है ID बराबर एप्सिलॉन नॉट ए DE अपॉन में DT।
तो ये सिंपल सूत्र है। अब इसके बाद हमें बात करना है एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम के बारे में, ये क्या होता है और इसका सूत्र। ठीक है, तो जैसे एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा था वैसे एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। कहा गया इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ए से गुजरने वाली कुल धारा चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। आपने क्या पढ़ा था, बंद समाकलन, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू ए, ये पढ़ा था कि नहीं एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, आई का म्यू नॉट गुना होता है तो आई म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, ये वाला हमारा क्या था, एम्पियर का परिपथी नियम था कि नहीं बताओ। यही तो था, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, यही तो था। तो वही चीज यहाँ पे भी कहा गया इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा, इस बार धारा कुल होगी, कुल धारा मतलब चालन धारा प्लस विस्थापन धारा, ठीक है, का म्यू नॉट गुना होता है। इसे एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम बोलते हैं। और इसका सूत्र जो आता है ये आता है, बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट, और आई धारा की जगह आपको क्या कर देना है, चालन धारा प्लस विस्थापन धारा, आईसी प्लस आईडी। आईसी आपकी चालन धारा होगी और आईडी आपकी विस्थापन धारा होगी। यहां से आप लिख सकते हो जहां आईसी हमारी चालन धारा, जहां आईसी ठीक है, इसे चालन धारा बोलेंगे, चालन धारा, ठीक है, और आईडी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करें ना विस्थापन धारा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विस्थापन धारा। ठीक है, विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करें। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंपल सा सूत्र आता है मैक्सवेल एम्पियर परिपथी नियम का। ये हमारा क्या था, एम्पियर का परिपथी नियम। यहाँ पे आपको मैक्सवेल एम्पियर का परिपथी नियम लिखना था, मतलब मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम को ही मतलब थोड़ा सा वो करके क्या बना दिया अपना मैक्सवेल एम्पियर परिपथी नियम। तो वही चीज है, सिंपल सा आप लोग लिख सकते हो कि इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी, जहां आईसी चालन धारा, आईडी विस्थापन धारा है। तो इस टाइप से भैया आपका कंप्लीट होता है विस्थापन धारा क्या होती है और आपका मैक्सवेल एम्पियर परिपथी नियम। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम या मैक्सवेल एम्पियर परिपथी नियम बात देखिए। ठीक है, तो विस्थापन धारा भी समझ गए, इसको भी समझ गए। अब हम बात करते हैं जो हमारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जो तरंगे होती हैं, वो तरंगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, उन सभी तरंगों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं उनको। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो। ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये जान लो इनसे आपकी क्या, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे भी क्वेश्चन पूछता है, अति लघुत्तरी पे भी प्रश्न पूछता है, तो इनको तो आपको अच्छे से तैयार ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमों में पाए जाने वाली तरंगे। ठीक है, कौन कौन सी तरंगे होती हैं, उनकी कितनी तरंग दैर्ध्य होती है, उनका क्या उपयोग होता है। ठीक है, मतलब कोई भी तरंग है तो उसका क्या उपयोग होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, ये सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मस्त तरीके से सबसे पहले देख लो कौन कौन सी तरंगे होती हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में। तो हमने यहाँ पे लिख रखी है, जैसे पहली तरंग है हमारी रेडियो तरंगे, जिन्हें इंग्लिश में रेडियो वेव्स के नाम से जानते हैं। फिर हमारी सूक्ष्म तरंगे जिन्हें माइक्रोवेव्स के नाम से जानते हैं। तीसरी औरक्त तरंग है जिसे इंफ्रारेड वेव्स के नाम से जानते हैं। चौथी दृश्य तरंगे हैं जिन्हें विजिबल वेव्स के नाम से जानते हैं। फिर अब पराबैंगनी तरंगे जिसे अल्ट्रावायलेट वेव्स के नाम से जानते हैं। फिर एक्स किरणें हैं जिन्हें एक्स रेज कहते हैं, और फिर गामा किरणें जिन्हें गामा रेज कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो 7 तरंगे हैं हमारी या 7 किरणें हैं, ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में पाई जाती हैं। अब इन सभी का आपको क्या तैयार होना चाहिए, ये मतलब क्या होती है, इनकी परिभाषा, इनका उपयोग, इनकी तरंग दैर्ध्य और इनकी आवृत्ति। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है। तो इसको अच्छे से अब एक एक तरंग को हम आपको समझाएंगे, सभी को अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले से यहाँ से हम बात करते हैं, पहली तरंग हमारी रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। रेडियो तरंगे, ठीक है, क्या होती रेडियो तरंगे। तो भैया आप मस्त तरीके से हम लोग एक एक तरंगों को समझते हैं, क्या होती, कौन सी तरंग, उनका उपयोग क्या होता है, उनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है और उनकी आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, तो समझो सबसे पहले हमारे पास है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे क्या होती हैं, तो हमने लिखा रेडियो तरंगे, जो रेडियो वेव्स होती है, रेडियो तरंगों का उत्सर्जन आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है। ठीक है,
रेडियो तरंगों का जो उत्सर्जन होता है आवेशित कणों के दोलन के द्वारा होता है, ठीक है। और इसकी तरंग दैर्ध्य याद करना, इसकी रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁴ मीटर तक की होती है इसकी तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति देख लो, इसकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक, ठीक है। ये इसकी आवृत्ति होती है। उपयोग की बात करें तो जो इसका उपयोग कहाँ होता है रेडियो तरंगों का, रेडियो में, टेलीविजन प्रसारण में, सेल फोन में तथा वाईफाई में, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, रेडियो जो हमारे पास होता है रेडियो में, टेलीविजन प्रसारण में, सेल फोन में जो हमारे पास मोबाइल फोन है और वाईफाई में, इनका प्रयोग होता है रेडियो तरंगों का। और नेविगेशन के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। किसमें, नेविगेशन के रूप में भी रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। देखो इनमें तो आपको पूरा तैयार ही करना पड़ेगा, क्या तरंग दैर्ध्य, क्या आवृत्ति, क्या उपयोग, ये आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडियो तरंगों का उत्सर्जन आवेशित कणों के दोलन के कारण तरंग दैर्ध्य इतनी होती है 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁴ मीटर तक। आवृत्ति 3 × 10⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक। उपयोग रेडियो, टेलीविजन प्रसारण, सेल फोन किया जाता है और नेविगेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात है रेडियो तरंगों की। इसके बाद बात आती है सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं। तो सूक्ष्म तरंगों का उत्सर्जन जो होता है निर्वाण नालियों के द्वारा किया जाता है। कहां से किया जाता है, निर्वाण नालियों के द्वारा, ठीक है। तो तरंगों का उत्सर्जन, सूक्ष्म तरंगों का उत्सर्जन निर्वाण नालियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसकी तरंग दैर्ध्य जान लो, इसकी तरंग दैर्ध्य 3 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁻³ मीटर तक होती है, ठीक है। और इसकी आवृत्ति की बात करें तो इसकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। याद रखना 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक इनकी सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति होती, ठीक है। अब बात करें अगर इसका उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, परमाणुओं तथा अणुओं की संरचना के अध्ययन में। कहाँ उपयोग किया जाता है, परमाणुओं तथा अणुओं की संरचना के अध्ययन में। और दूसरा उपयोग वाहनों तथा क्रिकेट की गेंद की चाल ज्ञात करने में, ठीक है। वाहनों तथा क्रिकेट की जो गेंद होती है हमारी, उसकी चाल ज्ञात करने में भी सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, सूक्ष्म तरंग, उनकी तरंग दैर्ध्य, उनकी आवृत्ति और उनका उपयोग, ठीक है। इन जितनी तरंगे हैं आपको इनमें इतनी ही चीज तैयार करनी है, उनकी तरंग दैर्ध्य, उनकी आवृत्ति, उनका उपयोग। क्योंकि आपसे पूछा जाता है बहुविकल्पी में भी कि मान लो रेडियो तरंग उनकी आवृत्ति कितने से कितने तक होती है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको इस टाइप से पूरा तैयार करना है। तो ये अभी रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है। अब बात करते हैं हम आगे की तरंगों को। तो आप लोग इसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पूरा इरेज करके आगे की तरंगों आपको बताते हैं। तो आप देखते भैया हम लोग और सभी तरंगों के बारे में, ठीक है। तो अगली तरंग हमारे पास कौन सी, अवरक्त तरंगे, जो हमारी इंफ्रारेड वेव्स थी, ठीक है। क्या होती है, यह तरंगे तप्त वस्तु तथा अणुओं के विकिरण के रूप में उत्पन्न होती, ठीक है। ये तरंगे जो होती तप्त वस्तु, तप्त का मतलब गर्म समझ सकते हो, ठीक है। तप्त वस्तु तथा अणुओं के विकिरण के रूप में उत्पन्न होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य जान लो, इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती 5 × 10⁻³ मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर तक होती है, ठीक है, अवरक्त तरंगों की। और आवृत्ति होती 6 × 10⁻10 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक, ठीक है। इनका उपयोग भी जान लो, इनका अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, पौधशालाओं को गर्म करने, पौधशाला जिसमें पौधे लगे होते हैं, ठीक है, पौधशालाओं को गर्म रखने में, धुंध मतलब जैसे धुआं होता है या कोहरा होता है, धुंध में स्पष्ट देखने में भी अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात है अवरक्त तरंगों की। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी दृश्य तरंगे, विजिबल रेज। क्या होती है, दृश्य तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें आंखों द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। दृश्य तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें हम लोग आंखों के द्वारा देख सकते हैं, इन्हें विजिबल रेज बोलते हैं, ठीक है। और इनकी तरंग दैर्ध्य 7.8, ये 7.8 से मतलब 7.8 × 10⁻7 से 4 × 10⁻7 तक होती है, ठीक है, इनकी तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति जो होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। उपयोग की बात करें तो पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब हमारी पृथ्वी में जितने जीव जंतु उपस्थित है उनकी खोज में दृश्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग यह है कि मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा वस्तुओं को देखने में, मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा अगर किसी वस्तु को देखना है तो उसके लिए भी दृश्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है दृश्य तरंगों की। इसके बाद आ जाते हैं पराबैंगनी तरंगों में।
पराबैंगनी तरंगे क्या होती है? तो पराबैंगनी तरंगों का उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप तथा अधिक तप्त वस्तुओं द्वारा होता है। ठीक है, पराबैंगनी तरंगों का उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप तथा अधिक तप्त वस्तुओं द्वारा होता है। इसकी तरंगदैर्घ्य जान लो, इसकी तरंगदैर्घ्य 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 1 × 10⁻8 मीटर तक होती है। और इसकी जो आवृत्ति होती है 8 × 10⁻14 हर्ज से 3 × 10⁻16 हर्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। उपयोग इसका क्या है? इसका उपयोग है नकली दस्तावेजों का पता लगाने में। ठीक है, नकली दस्तावेज जैसे हैं उनका पता लगाने में पराबैंगनी तरंगों का उपयोग होता है, और अणुओं की संरचना ज्ञात करने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, पराबैंगनी तरंगों का। इसके बाद बात आ जाती है हमारी एक्स किरणें क्या होती है, एक्स रेज क्या होती है। तो कहा गया एक्स किरणें एक्स रे नली से उत्पन्न होती है। ठीक है, एक्स किरणें जो होती है एक्स रे नली से उत्पन्न होती है, और इनकी तरंगदैर्घ्य होती है 3 × 10⁻8 मीटर से 1 × 10⁻11 मीटर तक। आवृत्ति जो होती है वो होती है 1 × 10⁻16 हर्ज से 3 × 10⁻19 हर्ज तक। ठीक है, इनका उपयोग बात करें, एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जो एक्सरे होता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में धातु या विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में भी एक्स किरणों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बात है एक्सरे की। देखो इनमें तो यार आपको पूरा तैयार ही करना पड़ेगा, क्या होती है इनकी तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और इनका उपयोग। ठीक है, अभी एक तरंग हमारी बस थी गामा। ठीक है, गामा रेज। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इनको जरा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो अब भैया बात करते जो हमारी अगली नंबर किरण है गामा किरण। क्या होती गामा किरण? ठीक है, गामा रेज। तो बात करें यह किरणें जो होती परमाणुओं के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें। जो परमाणु होता है आपको पता है परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, तो ये जो गामा रेज होती है परमाणुओं के केंद्र से, ये सॉरी परमाणुओं के केंद्र को नाभिक बोलते हैं, मतलब परमाणुओं के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें। ठीक है, तो यह किरणें परमाणुओं के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें हैं, और इनकी तरंगदैर्घ्य जान लो, इनकी तरंगदैर्घ्य 1 × 10⁻10 मीटर से 1 × 10⁻14 मीटर तक होती है। आवृत्ति की बात करें तो इनकी आवृत्ति 3 × 10⁸ हर्ज से 5 × 10⁻25 हर्ज तक होती है। ठीक है, गामा किरणों की आवृत्ति 3 × 10⁸ हर्ज से 5 × 10⁻25 हर्ज तक होती है। उपयोग की बात करें, इनका उपयोग क्या होता है? तो इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में होता है। ठीक है, गामा किरणों का उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में होता है। दूसरा इसका उपयोग है कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में इसका उपयोग होता है। कहां होता है? कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में इसका उपयोग होता है। तीसरा उपयोग है परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में। कहां पे? परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में भी गामा किरणों का उपयोग होता है। ठीक है, पहला था नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करने में, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में, परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में। इनमें आपका क्या होता है? गामा किरणों का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये बात है गामा किरणों की। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न होने वाली जितनी तरंगे किरणें थी उनको हमने समझा, और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा आपको तैयार भी करना है। तो अब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों वाला चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इससे जितने महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को आपको इस वीडियो पे क्लियर कराया। ठीक है, इससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको सबको करा दिया, बस आपको करना क्या, इन सबको तैयार करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे इतना ही। हमने चैप्टर नंबर 8 जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों तक आपका कंप्लीट कर लिया वन शॉट को। ठीक है, अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग चैप्टर 9 की बात करेंगे। ठीक है, और आपने अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे थे तो डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स वन शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12th केमिस्ट्री वन शॉट की मिल जाएगी, वहां पे आप केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है, इसलिए क्या करो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चले आपकी क्लास 12 की। और जो लोग आप मतलब जो लोग क्लास 12 पे सब लोग हो, तो आप लोग करना क्या, अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे वो लोग भी आके जुड़ सके और उनकी पढ़ाई भी मस्त तरीके से हो सके। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, आप लोग इसको पूरा नोट कर लो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।